हरिओम मित्रों, नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस अग्रिम व्याख्यान में। हम सब तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे थे, शब्दशः अध्ययन कर रहे थे और उस क्रम में आज अभी शुरू होगा लक्षण का लक्षण। इससे पहले शायद ध्यान हो आप सबको, तो हम उद्देश्य प्रकरण पढ़ रहे थे। उद्देश्य प्रकरण पढ़ा हमने, उसके बाद आया दूसरा प्रकरण, कौन सा? लक्षण प्रकरण आया। और उस लक्षण प्रकरण में सबसे पहला लक्षण आया पृथ्वी का। पृथ्वी का ही तो सबसे पहला लक्षण है। पृथिव्याः किम लक्षणम, तो बताया गया तत्र गंधवती पृथ्वी। तत्र गंधवती पृथ्वी, तत्र मतलब उन जो पदार्थ हैं उन सातों पदार्थों में जो 9 द्रव्य हैं, उन 9 द्रव्यों में जो गंधवती है वह है पृथ्वी। ऐसा स्पष्ट बताया गया ना। फिर उस व्याख्या के ऊपर की न्यायबोधिनी टीका को भी हमने थोड़ा संक्षेप में जाना था। अब आते हैं हम पदकृत्य व्याख्या। ठीक है, पदकृत्य व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा पदकृत्य। इससे पहले आप देख लीजिए, एवं शीतस्पर्शवत्वादिषु लक्षणेषु जलत्वादीनां लक्ष्यतावच्छेदकत्वं बोध्यम, ये बताया गया। अब इसके बाद ये वाला जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है पदकृत्य में, जो बताया गया है तदेव ही लक्षणं यदव्याप्त्यतिव्याप्त्य। अच्छा, यदव्याप्त्यतिव्याप्त्य संभव रूप दोषत्रय शून्यम, ऐसा लिखा। लेखनी जी कहाँ गई? इधर आइए। तो तदेव ही लक्षणं, तदेव ही लक्षणं का तात्पर्य क्या होता है? वही लक्षण। कौन लक्षण है? तो लक्षण तदेव ही, वही लक्षण है। लक्षण किसे कहते हैं? अभी किसी ने प्रश्न किया था, लक्षण किसे कहते हैं, है ना? तो बता रहे हैं लक्षण वही है जो, यत मतलब जो। अब जो कौन है वो बताएंगे। थोड़ा सा इसको तोड़ दीजिए। यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा ठीक, अव्याप्ति के बाद फिर धन है अतिव्याप्ति। ठीक, अव्याप्ति अतिव्याप्ति, दूसरा हुआ अव्याप्ति अतिव्याप्ति, दोनों हो गया ना। फिर देखिए अव्याप्ति, फिर यहाँ देखिए त्यतिव्याप्ति। त्यतिव्याप्ति जो हुआ है अतिव्याप्ति का सूचक, और फिर अतिव्याप्ति के बाद है असंभव। ठीक है, क्या संभव हो गया, इसके बाद है असंभव। ठीक, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, यह 3 दोष हो सकते हैं लक्षण। ठीक है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रय शून्य, ये तीनों दोषों से जो शून्य हो वही लक्षण है। ठीक है, वही लक्षण है। यानी लक्षण के अंदर 3 दोष हो सकते हैं। 3 दोष हो सकते हैं। कौन कौन से 3 दोष हो सकते हैं? एक दोष लक्षण का यह हो सकता है अव्याप्ति, दूसरा दोष क्या हो सकता है लक्षण का? अतिव्याप्ति, और तीसरा दोष क्या हो सकता है? असंभव। अव्याप्ति क्या है, अतिव्याप्ति क्या है, और असंभव क्या है? अव्याप्ति वह है, तीनों को बताएंगे। इन देखिए, या तदेव ही लक्षण यहाँ समझ गए होंगे, वही लक्षण है जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव रूप दोषत्रय शून्यम, तीनों दोषों से शून्य हो, तीनों दोषों से रहित हो। वही तो लक्षण हुआ ना। यथा, जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे गाय का लक्षण बताएंगे, गाय को लक्षित करेंगे सब जगह। यथा गोः शासनादिमत्वम, शासना इत्यादि से युक्त होना गाय का लक्षण। ठीक, किससे? शासना इत्यादि से युक्त होना, शासनादि मत्वम। शासना क्या होता है भाई? शासना, कोई बहू सुन रही होगी तो वो सोच रही होंगी कि शासना, जो शासना हो वही। ठीक है, वो वाली शासना नहीं। गाय, आप देखते हैं गाय भैंस घोड़े, इन सभी जानवरों को देखते हैं तो देखने में एक जैसा लगता है। ठीक है, एक जैसे लगते हैं ना। पर एक ऐसी विशेषता है जो गाय को इन सबसे विलक्षण कर देती है, सबसे अलग कर देती है। वह विशेषता है गाय की शासना। और आदि में और भी कुछ चीजें हैं। जैसे शासना क्या होती है? गाय के मुंह के पास गले से नीचे ये गल कंबल जैसा, वह केवल गाय में। ठीक,
उसी को संस्कृत में सासना कहते हैं। आदि शब्द से आप ककुद का भी ग्रहण कर सकते हैं। ककुद पीठ के ऊपर भी एक उठा हुआ सा होता है, मांसल जगह, उसको वह ककुद है। ठीक है, तो ये दो बहुत विशेष बातें हैं जो केवल गाय में है। तो सासना इत्यादि से जो युक्त है वह गाय है, ऐसा लक्षण किया गया। तो यह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव रूप तीनों दोषों से शून्य। तो पहले ये तो बताइए क्या होती है अव्याप्ति, क्या होती है अतिव्याप्ति और क्या होता है असंभव। ये तीनों हम समझेंगे तब तो ये तीनों दोष निकाला करेंगे लक्षण में। जब ये तीनों दोष लक्षण में निकलेगा, ये तीनों दोष लक्षण का दिखाई पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे कौन कौन सा होता है दोष। अव्याप्ति क्या होता है, अतिव्याप्ति क्या होता है, असंभव क्या होता है, तभी तो जान पाएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, अव्याप्तिश्च, अव्याप्ति क्या होती है, अव्याप्ति होती है लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम्, लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम्। खाली सरल एक एक बार ही में ही बताते जाएंगे, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा तभी हम आपको विस्तार करते हैं। ठीक है, देखिए जितना यहाँ तक समझ गए होंगे गोह शासनादिमत्तम तक। देखिए अव्याप्ति क्या है, लक्ष्यैक देशावृत्ति, लक्ष्यैक देशावृत्तित्व यानी लक्ष्य के एक देश, लक्ष्य का एक देश में वह लक्षण, देशा लिखा हुआ, देश नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूं देश, तो आप कहेंगे देशा क्या है भाई, देशा नहीं, यहाँ देश धन नारायण, नारायण अवृत्तित्व। ठीक, अवृत्तित्व, देश धन अवृत्तित्व। तो यानी लक्ष्य के एक देश में जो लक्षण न घटित हो वह लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त है, ऐसा हम कह सकते। जैसे उदाहरण क्या दिया, अतएव घोर न कपिलत्वम लक्षणम तस्याव्याप्तिग्रस्तत्वात्। गाय का कपिलत्व लक्षण हम नहीं मान सकते क्योंकि वह अव्याप्ति दोष से युक्त है। हम यहाँ आपको इस जगह पर दिखाएंगे, इस जगह पर नहीं, इस जगह पर दिखाएंगे। यहाँ देखिएगा, प्रभु तनि दर्शन दीजिए। हाँ, ये देखिए, जैसे हमारा लक्ष्य क्या है, गाय, लक्ष्य क्या है, क्या लिख देते हैं, लक्ष्य, लक्ष्य के रूप में है हमारे गौ। ठीक, गाय लक्षण, लक्ष्य के रूप में गाय का क्या लक्षण बनाना है, तो एक शासनादिमत तो बता दिया, वो सही लक्षण लगता है। पर गाय का एक लक्षण यदि बना दिया, कपिलत्वम गोत्वम, क्या लक्षण दिया, कपिलत्वम गोत्वम, यानी जो कपिल वर्ण की है वह गाय, कपिलत्वम, कपिल वर्ण की जो है वह गाय, कपिलत्वम गोत्वम, ये तो दिख रहा है आपको। तो अब आप बताइए, गाय कपिल कलर की होती है कि नहीं होती, होती है ना, कपिल वर्ण की गाय होती है। चलिए ठीक है, मान लीजिए कपिल वर्ण की गाय है इधर। ठीक, ऐसे समझाते हैं डायग्राम के माध्यम से। समझ लीजिए पूरी गाय है, इन गायों में कुछ गायें कपिल भी होती हैं, कुछ गाय शुक्ल भी होती हैं, कुछ पीली होती हैं, लाल होती हैं, अलग अलग कलर की होती है ना, तो है कि नहीं। तो यह जो लक्षण है, यह कपिलत्वम गोत्वम यदि लक्षण माना जाए तो यह कपिल वर्ण वाली गायों में तो घटित हो रहा है, कपिल वर्ण वाली गायों में तो घटित हो रहा है, पर उस लक्ष्य के एक देश सफेद वर्ण की जो गायें हैं उनमें घटित हो रहा है क्या वर्ण। तो लक्ष्य के एक देश में यह लक्षण आवृत्ति, लक्ष्य के एक देश में यह लक्षण क्या है, यहां देखिए क्या लिखा है, लक्ष्य एक, अरे प्रभु किधर आइए, लक्ष्य एक देशावृत्ति, लक्ष्य के एक देश में आवृत्तित्व होना, यानी लक्ष्य के एक देश में घटित न हो पाना, वह है अव्याप्ति दोष। यदि किसी लक्षण में अव्याप्ति दोष है तो वह लक्षण शुद्ध नहीं है। ठीक है, अव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो
गाय का हमने कपिलत्व लक्षण कर दिया तो वह क्या हो गया, अव्याप्ति दोष से युक्त हो गया। ठीक है, जैसे हमने कह दिया मनुष्य का क्या लक्षण, मनुष्य का क्या लक्षण ऐसा बताना हो तो हमने बता दिया जिसने चश्मा लगाया वो मनुष्य। ठीक, तब आप बताइए कई लोगों ने, बहुत सारे ने चश्मा लगाया है, गाय भैंस इत्यादि तो चश्मा लगाते नहीं हैं। ठीक, तो जिसने चश्मा लगाया है वह मनुष्य है। अगर ऐसा कह दिया गया तो चश्मा लगाए हुए मनुष्य में वह लक्षण घटित हो जाएगा कि नहीं। पर जिसने चश्मा नहीं लगाया, हमारे जैसा आदमी, क्या मैं मनुष्य नहीं हूं ना। तो यह लक्षण, लक्ष्य का एक देश मैं भी हूं। लक्ष्य मनुष्य है तो मनुष्य मैं भी हूं, लक्ष्य का एक देश मैं भी हूं, पर यह चश्मे वाला लक्षण मुझमें नहीं घटित। इसलिए यह लक्षण अव्याप्ति दोष से ग्रस्त है। अव्याप्ति दोष समझ गए होंगे शायद, यदि किसी को न समझ में आया हो तो एक आध उदाहरण और दे दे। ठीक है, जैसे लाइट किसे कहते हैं, लाइट, आप घर में लाइट जलाते हैं ना, तो किस बल्ब, बल्ब लाइट, लाइट क्या होती है उसका लक्षण करना हो तो कोई कह दे जो पीले कलर की होती है वो लाइट होती है। ठीक, पीले कलर की होती है और प्रकाश करती है वो लाइट, ऐसा लक्षण दे दिया। तो अब बताइए क्या लाल कलर के प्रकाश वाली लाइट नहीं होती है, होती है ना। हरे प्रकाश वाली भी आजकल लेजर लाइट आने लगी है, तो अलग कलर की जो प्रकाश वाली है क्या वो लाइट नहीं होती, होती है। वो भी लाइट के एक देश हैं, पर उनमें वह लक्षण घटित नहीं होता। हम आधुनिक उदाहरण दे रहे हैं, ये शास्त्रों में उदाहरण नहीं मिलेगा पंक्ति। पर गाय सबके घर में पहले होती थी, इसलिए गाय वाला उदाहरण उस समय प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। आजकल गाय तो जानते ही, सभी जानते हैं ना। तो अव्याप्ति समझ गए, समझे हैं प्रभु। अव्याप्ति कि लक्ष्य के एक देश में अवृत्ति हो जाना लक्षण का यह अव्याप्ति दोष कहलाता। अव्याप्ति, अ मतलब ना, व्याप्ति न व्याप्त हो पाना, पूरे लक्षण को पूरी तरह से व्याप्त, लक्ष्य को पूरी तरह से व्याप्त न कर पाना, यह अव्याप्ति। ठीक है, अब चलिए अतिव्याप्ति। इसीलिए देखिए अतएव, अतएव का मतलब क्या हुआ, इसीलिए गोर न, गोर न में तोड़ेंगे तो लिखा हुआ है गोह न। गोह मतलब गाय का, न मतलब नहीं होता, इसीलिए गाय का नहीं होता क्या, कपिलत्व लक्षण। कपिलत्व गाय का लक्षण नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यह लक्षण तस्य अव्याप्ति ग्रस्त, यह लक्षण अव्याप्ति दोष से ग्रस्त है। अव्याप्ति ने उसको खा लिया है अव्याप्ति दोष से ग्रस्त है यह लक्षण। ठीक है, अव्याप्ति ने इस लक्षण को अपना ग्रास बना लिया, तो ये अब अव्याप्ति ने इसको खा लिया तो ये लक्षण कहाँ से बचा, ग्रस्त हो गया दोष से। ठीक है, चलिए, तो जो दो दोष ग्रस्त होता है वह लक्षण नहीं होता, जो दोष शून्य होता है वह लक्षण होता है। अंतर समझ रहे हैं, दोष शून्य जो है वह लक्षण। अब दूसरा दोष बता दिए, एक दोष समझ गए अव्याप्ति, दूसरे पे दूसरा क्या है, ये देखिए अतिव्याप्तिश्च। अतिव्याप्ति क्या है तो बता रहे हैं, अतिव्याप्तिश्च, अतिव्याप्ति क्या है, लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्व, लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्व। फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आ जाते हैं और गाय का ही लक्षण बनाते हैं, पर वह लक्षण क्या होगा, या थोड़ा सा डायग्राम इत्यादि भी बनाएंगे, डायग्राम बनाए, थोड़ा इनको पूर्ण कर देते आप पूर्ण। हाँ। और आप ये समझिएगा लक्ष्य हमारा क्या है, लक्ष्य कौन है, गौ है ना। अभी एक मिनट पहले इनको गौ को थोड़ा नीचे ले आते हैं, नहीं तो सबको दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, लक्ष्य गौ है। अब देखिएगा, मान लीजिए ये भाई प्रभु आप सफेद कलर से काहे आ रहे, दूसरे कलर से आओ। टूडी ही रखेंगे, ठीक, चलो
लक्ष्य समझ लीजिए ये है। कौन बना? थोड़ा सा और मोटा बनाना। ठीक, प्रायश्चित कर्म। हम्म, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा इसको मोटे में बनाएंगे। और ये मोटे कैसे होंगे? कोई दिक्कत नहीं। हम्म, चलिए ये देखिए। कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ ज्यादा, ये मोटे नहीं होंगे, इनको रहने देते हैं शेप को। हम तो प्रयास कर रहे थे कि कलाकारी हो जाए, लेकिन थोड़ा हमारे हिसाब से नहीं हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिएगा लक्ष्य क्या है? हमारी गाय है। हम बहुत ज्यादा गोल गोल बना नहीं पाते हैं डायग्राम, इसलिए बना रहे थे कि डिजाइन अपने आप बन के आ जाए। समझ लीजिए ये सारी गायें हैं। ठीक, हमने लक्षण क्या बनाया गाय का? श्रृंगित्वम। ठीक है, श्रृंगित्वम गोत्वम, मतलब जिसकी सींग है वो गाय है, जिसके सींग है वो, ऐसा लक्षण बना दिया गाय का। तो ये सारी गायें हैं, सारी गायों में ये लक्षण घटित होगा। हो सकता है एक आध दो ऐसी भी गाय हो जिनके सींग ना ऊपर वो जगह थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा जरूर रहता है। ठीक है, तो इन सभी लक्षणों में लक्ष्य में या पूरे लक्ष्य में यह लक्षण घटित तो हो रहा है, पर आप गाय को लक्षित कर रहे हैं ना, आपका लक्ष्य गाय है ना। भैंस आपका लक्ष्य है? भैंस आपका लक्ष्य नहीं है। बकरी आपका लक्ष्य नहीं है ना। हिरण भी आपका लक्ष्य नहीं है ना। तो ऐसे भैंस, बकरी, गाय, हिरण इत्यादि जो अलक्ष्य हैं, उन अलक्ष्य में भी यह लक्षण घटित हो जाता है। कोनो कोनो राक्षसों के भी सींग होते, तो क्या सारे राक्षस गाय हैं? नहीं कह सकते ना। तो श्रृंगित्वम गौतम, यह जो लक्षण दिया गया, यह लक्ष्य में यानी गाय में तो है, पर उसके साथ साथ अलक्ष्यों में भी भैंस, बकरी, हिरण और राक्षस इत्यादियों में भी वो सिंह दिखाई पड़ जाता है। इस कारण वह लक्ष्य में होने के साथ साथ अलक्ष्य में भी यह लक्षण घटित हो जाता है। तो यह लक्षण शुद्ध नहीं माना। ठीक है, यह लक्षण क्या नहीं माना जा सकता? शुद्ध नहीं माना जा सकता। ठीक है, अब हम पुनः आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए ये पंक्ति क्या लिखी हुई? पंक्ति आपको दिखाई पड़ रही होगी कि लक्ष्य वृत्ति। अब तो क्या है? अतिव्याप्ति, थोड़ा ऊंचे ले जाते हैं। अब व्याप्ति समझी गए तो अतिव्याप्ति भी। अतिव्याप्ति मतलब अतिव्याप्ति क्या होती है? लक्ष्य वृत्ति सती, लक्ष्य में वृत्ति हो, लक्ष्य में वह लक्षण घटित हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, पर अलक्ष्य वृत्ति जो लक्ष्य नहीं है हमारा, जिसको हम लक्षित नहीं करना चाह रहे, उसमें भी घटित हो जाए, तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मनुष्य किसको कहते हैं? तो आप ऐसा लक्षण कह दें कि जिसके बाल होता है वो मनुष्य है, या जिसके नाक, मुंह इत्यादि होता है वो मनुष्य है। तो क्या जानवर लोगों के भी बाल, नाक, मुंह इत्यादि होते हैं, क्या वो मनुष्य हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे ना। तो मनुष्य में तो ये लक्षण घटित हो रहा है, बाल, नाक, मुंह इत्यादि वाला, पर मनुष्य के सिवाय, लक्ष्य के सिवाय अलक्ष्य प्रदेशों में भी यह लक्षण घटित हो। इस कारण यह अतिव्याप्ति, अति मतलब अधिक, अधिक स्थलों पर इसकी व्याप्ति होने लग जाती है, इसलिए यह अतिव्याप्ति रूपी दोष से ग्रस्त है। ठीक है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अतएव, इसीलिए घोर न श्रृंगित्वम लक्षण, गाय का श्रृंगित्व रूपी लक्षण नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? ये हमने समझा दिया है ना, क्योंकि यह लक्षण लक्ष्य में भी जा रहा है और अलक्ष्य में भी घटित हो रहा है। ठीक, सत्य अतिव्याप्ति ग्रस्तत्वात्, क्योंकि यह लक्षण अतिव्याप्ति
से ग्रस्त है। ठीक, यह लक्षण कैसा है? गाय का अगर हम श्रृंगित्व लक्षण कहेंगे, जिसके सींग है वो गाय है, तब तो यह लक्षण अतिव्याप्ति से ग्रस्त है। ठीक, अतिव्याप्ति ग्रस्तत्व, ये भी हो गया। फिर इसके बाद देखिए असंभव लक्ष्य मात्रा वृत्तित्व। असंभव किसे कहते हैं? व्हाट इज असंभव? अव्याप्ति आप समझ गए कि लक्ष्य के एक देश में जो न घटित हो, पूरे गाय में न घटित हो, कुछ कुछ गायों में घटित हो जाए, लक्ष्य के एक देश में न घटित हो, ऐसा लक्षण। अतिव्याप्ति मतलब लक्ष्य में तो घटित हो ही जाए, लक्ष्य से बाहर भी घटित हो जाए, वो अतिव्याप्ति हो गया। असंभव मतलब जो लक्ष्य में भी न घटित, थोड़े से भी, जैसे कपिलत्व तो था, वो कुछ कुछ गायों में तो घटित हो ही रहा, पर ऐसा लक्षण बना दे जो थोड़ा सा भी घटित ना हो, तो वो लक्षण क्या होगा? देखिए, जैसे कह दिया असंभवश्च, असंभव क्या है? लक्ष्य मात्र अवृत्तित्वम। मात्रा नहीं लिखा है, आप समझ लीजिएगा लक्ष्य मात्रा, लक्ष्य मात्रा नहीं, लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व, जो लक्ष्य है उसमें न घटित, पूरे लक्ष्य में, किसी भी लक्ष्य में घटित ना हो पाए, वो ऐसा लक्षण असंभव लक्षण है। जैसे मनुष्य का क्या लक्षण है, ऐसा कह दिया जाए तो बच्चे लक्षण बना दे कि जिसके पूंछ होती है वो मनुष्य। ठीक, तो लक्ष्य में यह लक्षण घटित होगा क्या? किसी भी लक्ष्य में यह लक्षण घटित नहीं होगा, यह असंभव दोष से। लेकिन अब मनुष्य का नहीं, अब गैया का बता रहे थे, तो गाय का कौन सा लक्षण बता दिया? अतएव, इसीलिए गोर एक शपथम न लक्षण, गोर एक शपथम, गोह एक शपथम, ऐसा है, एक शपथम गौतम, ऐसा कह दिया तो यह गाय का लक्षण नहीं हो सकता। क्यों? शप मतलब जानते हैं क्या होता है? शप, शप मतलब होता है खुर। ऐसा खुर देखा है गाय का? गाय का खुर ऐसे होता है ना, यहाँ ऐसे बीच से डिवाइड होता है ना, ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा और फिर ऐसे ही थोड़ा सा डिवाइड होकर ऐसा बना रहेगा गाय का खुर ना। तो एक शब्द, एक खुर नहीं होते हैं गाय, गाय के खुर एक नहीं होते हैं, दो होते हैं। आप ब्रह्मांड में जितनी भी गाय हैं, कोई भी गाय जाके खोज लीजिए, एक शब्द नहीं मिलेगा। तो लक्ष्य मात्र मतलब जो गाय है हमारा लक्ष्य, उस गाय में यह पूर्णतः यह लक्षण घटित नहीं हो पा रहा है। लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व, लक्ष्य मात्र में इसकी वृत्ति नहीं है, लक्ष्य मात्रा वृत्तित्व असंभव, लक्ष्य मात्र में न घटित होने के कारण यह लक्षण असंभव दोष से ग्रस्त। ठीक है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ये तीनों समझ गए होंगे। कपिलत्व अगर कह दिया, जो कपिल वर्ण की है वह गाय है, तो यह लक्षण कपिल गायों में तो घटित हुआ, पर जो सफेद गाय है, अन्य वर्णों की लाल इत्यादि जो गायें हैं, लोहित वर्ण की जो गायें, उनमें तो नहीं घटित हुआ, नहीं घटित हुआ, इसलिए यह लक्षण अव्याप्ति दोष, लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व अव्याप्ति। ठीक, अव्याप्ति क्या है? लक्ष्य मात्र में न घटित हो पाना। फिर इसके बाद अतिव्याप्ति क्या है भाई? तो अतिव्याप्ति वह है जब लक्षण लक्ष्य में तो घटित हो ही, पर लक्ष्य के साथ साथ लक्ष्य से बाहर, अत्यधिक मात्रा में बाहर घटित होने लग जाए, वह लक्षण होता है अतिव्याप्ति दोषग्रस्त। जैसे गाय का उदाहरण दिया, गाय का श्रृंगित्व, सींग वाला होना, यह लक्षण अगर गाय का बना दिया तो अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त। असंभव क्या हुआ? जो पूरा लक्ष्य में किसी भी स्थिति में घटित ना हो पाए, जैसे गाय का एक शपथ। एक शब्द किसका होता है जानते हैं? एक शपथ होता है घोड़े का। घोड़े की खुर एक ही होती है, ऐसे सीधे, ऐसे एक खुर होता है, यही बड़ा सा नाखून होता है, वो काट देते हैं, जो नहीं तो न काटें तो घोड़ा चलते चलते उसका नाखून टकरा जाए, ज्यादा बढ़ जाता है, जब ये आगे का भाग काट देते हैं सीधी हथौड़ी से, जो घोड़े को चलाते हैं, घोड़े के घुड़सवार, घोड़े के पालक जो होते हैं वो लोग, एक ही शप होता है उनके, ठीक, खटपट खटपट करते करते। तो एक शप वाला कौन हो गया? घोड़ा, गाय थोड़े। घोड़े के लक्षण देते तो शायद नहीं जाते। चलिए, अभी यहां तक समझ गए। अतएव गोरेक शपथम न लक्षणम, इसीलिए एक शपथ गाय का लक्षण नहीं बन सकता। ठीक, एक शपथ गाय का लक्षण नहीं बन सकता। क्यों? तो कहते हैं
तस्या संभव तो असंभव से ग्रस्त, तस्य असंभव ग्रस्तत्वात्, वो असंभव से ग्रस्त है। सीधी बात, समझ गए होंगे, इतनी बात समझ। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये देखिएगा, तत्र गंधवती पृथ्वी, यहां तक बता दिए। जो गंध वाली है वो पृथ्वी है, गंधवती होना, गंधवत्व होना ये पृथ्वी का लक्षण है, ये बता दिए। पर इसमें थोड़ा सा एक बात और आई थी पृथ्वी के लक्षण, सा द्विविधा, वो पृथ्वी दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार की होती है पृथ्वी? नित्या अनित्या च। तो नित्या क्या होता है? नित्या क्या होता है? नित्य किसे कहते हैं? ये पृथ्वी नित्य है ऐसा कैसे पता चली? तो अब नित्य की बात बता रहे हैं। नित्य की मतलब जो पृथ्वी के लक्षण में नित्या अनित्या की बात शुरू की गई थी, वो नित्या क्या होता है? तो नित्या वाली बात समझा रहे हैं, कह रहे ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। सीधी बात से यह कह दें कि जिसका कभी ध्वंस ना होता वो नित्य है, जिसका कभी ध्वंस यानी नाश ना होता हो वह नित्य है। सीधे ऐसे कह सकते हैं ना, पर न्यायशास्त्र सीधी बात कहाँ कहता है? ध्वंस का अप्रतियोगी, जो ध्वंस का अप्रतियोगी, यहां देखिए खाली अभी इतना, पहले इसको बाद में समझेंगे, सती को, सती को बाद में समझेंगे, पहले ध्वंसा प्रतियोगित्वम समझ लेते। ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। ध्वंसा प्रतियोगित्वम का मतलब जो ध्वंस में अप्रतियोगी रहे। अब अप्रतियोगी मतलब क्या होता है? यस्या भावः सप्रतियोगी, यस्या भावः सप्रतियोगी, ये एक ऐसा न्याय शास्त्र का नियम है, जिसका अभाव होता है वही प्रतियोगी माना जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में घड़ा है, नहीं है ना, घड़े का अभाव है, तो मेरा हाथ घड़े का अभाव वाला है, यानी मेरे हाथ में घट प्रतियोगी है। जिसका अभाव वह प्रतियोगी है ना, जिसका अभाव होता है वही प्रतियोगी होता। चलिए मान लीजिए ये लेखनी दिखाई पड़ रही ठीक से, इस लेखनी में यही एक छोटी सी टोपी थी, छोटी सी थी, टूट के कहीं गिर गई होगी, अब तो नष्ट भी हो गई होगी, भगवान जाने, है ना। ये एक छोटी सी टोपी थी, ठीक, थोड़ा और नजदीक कर देते हैं, ठीक है। तो यह जो टोपी थी छोटी सी, वो अब है? क्यों नहीं? क्योंकि उसका ध्वंस हो गया। इस ग्रंथ की भाषा में कहा जाए तो ध्वंस हो गया, नाश हो गया, नष्ट हो गई, हुआ है ना। तो ध्वंस का, इसका ध्वंस हो गया यानी इसका अभाव हो गया। जिसका ध्वंस हो जाता है उसका अभाव हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस टेबल पे घड़ा रखा था, मान लीजिए रखा नहीं था, पर मान लीजिए कल रखा था, और कल शाम को कोई आया यहाँ से, वानर, जब वानर का क्षेत्र है, आया और वानर लड़ गया, गिरा, फूट गया। फूट गया तो घड़े का क्या हो गया? ध्वंस। तो क्या घड़ा नित्य है? जिसका ध्वंस हो जाता है वह नित्य नहीं। अच्छा, घड़े का ध्वंस हो गया यानी घड़े का अभाव हो गया। ध्वंस मतलब प्रध्वंसा भाव एक प्रकार से। तो ध्वंस हो गया यानी अभाव हो गया। अब तो घड़ा नहीं बचा ना, नष्ट हो गया, तो नष्ट हो गया यानी ध्वंस हो गया, ध्वंस हो गया यानी अब नहीं बचा। अब यदि घड़ा नहीं बचा है तो क्या हो गया? घड़े का अभाव, घड़े का अभाव हो गया। तो जिसका अभाव होता है वही प्रतियोगी होता है, जिसका अभाव होता है वही प्रतियोगी होता है, ऐसा नियम है। तो घड़े का ध्वंसाभाव हो गया, घड़े का ध्वंस हो गया, इस कारण घड़े का अभाव हो गया, तो प्रतियोगी हो गया घड़ा। तो जो कोई भी ध्वंस का प्रतियोगी बनेगा वो अनित्य है, ये बात समझ लीजिएगा। जो कोई भी ध्वंस का प्रतियोगी बनेगा वह अनित्य है। स्थिरता से बुद्धि को यदि स्थिर ले आएंगे तभी ये बात समझ में आएगी, शास्त्र के विषय, न्याय शास्त्र का विषय। तो जिसका ध्वंस हो जाता है उसका अभाव हो जाता है, ठीक। जिसका ध्वंस, मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, अभी ध्वंस नहीं करेंगे हम, डरिए मत। तो ये घड़ी है, मान लीजिए इसको, अब मान लीजिए ध्वंस हो गई, ठीक, मान लीजिए, नहीं है ना,
हुई नहीं है, ध्वंस नहीं हुई, पर मान लीजिए हो गई, ध्वंस हो गया तो वह अनित्य हो गई कि नहीं, हो गई ना। तो अब ध्वंस हुआ किसका, घड़ी का, तो अभाव हुआ किसका, प्रतियोगी कौन हो गया, घड़ी। जिसका अभाव हुआ, जिसका ध्वंस हुआ, वही प्रतियोगी। ठीक, तो जिसका ध्वंस हो सकता है वह ध्वंस का प्रतियोगी बन सकता है। ठीक, जिसका ध्वंस होता है वह ध्वंस का प्रतियोगी बन सकता है ना। घट का ध्वंस हुआ तो घट ध्वंस का प्रतियोगी हो गया। पट का ध्वंस हो गया, मान लीजिए हमारा एक कपड़ा था पहले वाला, फट गया, पट का ध्वंस हो गया तो पट प्रतियोगी हो गया, है ना, पट प्रतियोगी हो गया। मान लीजिए अन्य किसी वस्तु का ध्वंस हो गया तो वह प्रतियोगी हो गया। हाँ, जैसे ये रहा, हाँ ये दिखाई पड़ रहा है, इसका केबल खराब हो गया, ध्वंस, तब इसमें जो केबल लगता है जो चार्ज का, ठीक, वो खराब हो गया तो उसका ध्वंस हो गया, समझ लीजिए। तो उसका अभाव हो गया, बेचारा अकेले हो गया, है ना, जोड़ीदार इसका चला गया, तो प्रतियोगी हो गया। जिसका ध्वंस हुआ वह प्रतियोगी। कोई भी वस्तु ध्वंस हो सकती, आप सबकी भी बहुत सारी वस्तुएं ध्वंस हुई होगी, कोई कभी लेखनी ध्वंस हुई होगी, कभी कॉपियां ध्वंस हुई होंगी, कभी कोई पुस्तक ध्वंस हो गई होगी, कभी कोई बहुमूल्य वस्तु चप्पल का ध्वंस हो गया होगा, हुआ होगा ना। तो जिसका जिसका ध्वंस हो जाता है वह वस्तु ध्वंस में प्रतियोगी हो सकती है, वह वस्तु अनित्य है। ठीक, और जो ध्वंस में अप्रतियोगी रहे, यानी जिसका ध्वंस कभी ना हो, यही तो तात्पर्य है। जो ध्वंस में अप्रतियोगी रहे वह ध्वंसा प्रतियोगी, ध्वंसा प्रतियोगी जो है ना वह नित्य होता है। ठीक है, क्योंकि ध्वंस में जो प्रतियोगी हुआ, प्रतियोगी और अप्रतियोगी में अंतर समझिए। ध्वंस जिसका हुआ वह बना ध्वंस का प्रतियोगी, ध्वंस जिसका नहीं हुआ वह बना ध्वंस का अप्रतियोगी। यानी जिसका कभी ध्वंस से संबंध न बनता हो वह ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्य। इतना समझ गए। ठीक, अब शर्त यह होती है, ये जो प्रतियोगी वाली बात आती है ना, अब आप सब प्रतियोगी वाले छात्र हैं, पर यहाँ न्याय शास्त्र में प्रतियोगी वही होता है जिसका अभाव है, वही प्रतियोगी, न्याय शास्त्र की ये बात। अब समझिएगा यहाँ, अच्छा ये बताइए ध्वंस का कभी अभाव होता है? जिसका अभाव वही प्रतियोगी। तो ध्वंस का भी ध्वंस होता है क्या? आप बताइए, ध्वंस का भी ध्वंस होता है? नहीं होता। तो यानी ध्वंस अप्रतियोगी तो ध्वंस भी तो है ना, समझिए। जैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ऐसा समझ लीजिए, घट, ये नहीं समझ लीजिए, अभाव में प्रतियोगी, जैसे घट का अभाव हुआ, घट का अभाव हुआ किसका, चलिए यहां समझते हैं फिर से। इसको समझ लीजिए, ध्वंस का मतलब समझ लीजिएगा अभाव। ठीक, यहां इस तरफ लिखते हैं, यहीं पे, ठीक है। ध्वंस का मतलब आप क्या समझेंगे, जैसे हो गया घट ध्वंस, घट ध्वंस हो गया मतलब घटाभाव हो गया ना। तो ध्वंस मतलब अभाव ले लीजिए, एक प्रकार का अभाव ही। तो घटाभाव में प्रतियोगी कौन, घट के अभाव में जिसका अभाव वही प्रतियोगी। घट के अभाव में, अब देखिएगा, घटाभाव का, घटाभाव प्रतियोगी, घटाभाव का प्रतियोगी कौन होगा, घट। यदि यही पटाभाव होता तो उसका प्रतियोगी बनता पट। यदि यही घट्य भाव होता, घटी का अभाव, तो प्रतियोगी घट। मोबाइल हमारा खराब हो गया, मोबाइल का अभाव हो गया, तो मान लीजिए मोबाइल का दूसरा वाला मोबाइल, ये तो एक रिकॉर्डिंग कर रहा है दूसरा है, पर एक दूसरा मोबाइल है वो खराब हो गया, उसका अभाव हो गया, यानी प्रतियोगी मोबाइल। ठीक, तो अब समझिएगा,
घट प्रतियोगी है ना, घट के सिवाय पट क्या प्रतियोगी होगा? आप देखिए, पट प्रतियोगी होगा क्या इसका? घट के अभाव का प्रतियोगी पट होगा? नहीं, अप्रतियोगी। घट के अभाव का ये लेखनी प्रतियोगी होगी? अप्रतियोगी होगी। घट के अभाव का क्या अभाव प्रतियोगी होगा? अरे भाई, घट के अभाव का प्रतियोगी केवल घट होगा, उसके सिवाय कोई भी है वह अप्रतियोगी। ठीक है, तो घट के अभाव का प्रतियोगी हो गया घट, घट के अभाव का अप्रतियोगी हो गई घट के सिवाय संसार की सभी वस्तुएं, सभी पदार्थ, जिसका अभाव केवल वही प्रतियोगी हो सकता है। ये बात पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। ये प्रतियोगी न्याय शास्त्र में प्रतियोगी अनुयोगी बहुत सारी बातें बार बार आती रही। तो प्रतियोगी आप हमेशा वही लीजिएगा जिसका अभाव है, वही प्रतियोगी, उसके सिवाय कोई प्रतियोगी नहीं हो सकता। तो घट का ध्वंस हुआ यानी घट का अभाव हुआ, यानी घट प्रतियोगी बना। घट के सिवाय अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं वह घटाभाव में, घट ध्वंस में प्रतियोगी नहीं हो सकती। स्वयं अभाव भी प्रतियोगी नहीं है ना। घट का अभाव प्रतियोगी घट, पट थोड़े ना। पट क्या हो गया? अप्रतियोगी। अभाव क्या हो गया? अप्रतियोगी। ध्वंस भी तो अभाव है। तो घट ध्वंस में प्रतियोगी घट, घट ध्वंस में ध्वंस थोड़े ना प्रतियोगी है ना। तो किसी भी वस्तु का ध्वंस हुआ, किसी भी वस्तु का ध्वंस हुआ, तो जिस वस्तु का ध्वंस हुआ वह प्रतियोगी बनेगा, है कि नहीं? ध्वंस थोड़े ना प्रतियोगी बनेगा। प्रतियोगी तो वो वस्तु बनी, अभाव थोड़े ना प्रतियोगी बनेगा। तो इसलिए ध्वंसा प्रतियोगित्वम यदि नित्यत्वम केवल कह दें, ध्वंस का अप्रतियोगी तो ध्वंस भी होता है। यही बात है। जैसे घटाभाव का प्रतियोगी केवल घट होता, अभाव थोड़े नहीं। घटाभाव का प्रतियोगी घट ही, अभाव तो अप्रतियोगी है। तो घटाभाव का अप्रतियोगी अभाव भी है, वैसे घट ध्वंस का अप्रतियोगी ध्वंस भी है। जिस भी वस्तु का ध्वंस होगा उस वस्तु का अप्रतियोगी ध्वंस ही रहेगा, प्रतियोगी वह वस्तु रहे। ठीक, घट का ध्वंस हुआ तो प्रतियोगी घट, अप्रतियोगी ध्वंस। ठीक, पट का ध्वंस हुआ तो प्रतियोगी घट पट, प्रतियोगी क्या हुआ? पट, और अप्रतियोगी हो गया ध्वंस। ठीक, लेखनी का ध्वंस हुआ तो प्रतियोगी कौन? लेखनी, अप्रतियोगी ध्वंस, है ना। तो इसीलिए अगर ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम कह दें तो यह लक्षण ध्वंस में भी घटित हो रहा है, क्योंकि ध्वंस का अप्रतियोगी ध्वंस भी है ना। जैसे घट ध्वंस का प्रतियोगी देखेगा, यहां समझ लीजिए ये क्या है? यह प्रतियोगी है, क्योंकि ठीक है, यह प्रतियोगी है कि नहीं घट, पर ये अप्रतियोगी। जिसका भी ध्वंस होगा वो प्रतियोगी, उसके सिवाय सब अप्रतियोगी। तो ध्वंस तो अप्रतियोगी हो गया, है ना। तो ध्वंस में जो अप्रतियोगी हो वह नित्य है, ऐसा कहने पर ध्वंस भी नित्य बनने लगेगा, है कि नहीं। ध्वंस में जो अप्रतियोगी है वह नित्य है, तो घट के ध्वंस में प्रतियोगी घट, अप्रतियोगी ध्वंस, तो क्या ध्वंस भी नित्य है? नहीं, ध्वंस तो नित्य नहीं हो सकता ना। इसीलिए देख लीजिए लक्षण में एक और विशेष बात कही, वो क्या कही? ध्वंस भिन्नत्वे। ठीक, जो ध्वंस से, अरे प्रभु थोड़ा सा, ध्वंस से जो भिन्न हो, किस क्या हो? जो ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस का अप्रतियोगी हो वह नित्य। ठीक है, ये समझे। जो ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस में अप्रतियोगी हो वह नित्य है। ठीक है, ध्वंसा ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। ध्वंस से भिन्न होते हुए जो ध्वंस का अप्रतियोगी है वही नित्य है। बात स्पष्ट है ना। तो अब देखिए, यही बात स्पष्ट करने के लिए बताएंगे या समझाएंगे, यह लक्षण ध्वंस में अतिव्याप्ति से दस्त हो रहा। अगर इस लक्षण में हम ध्वंस भिन्नत्व शब्द न रखते, ध्वंस भिन्न शब्द न रखते, तो यह लक्षण ध्वंस में भी तो घटित हो जा रहा था ना, क्योंकि ध्वंस में अप्रतियोगी ध्वंस भी है, तो यह लक्षण ध्वंस में भी घटित
घटित हो रहा था, इसलिए ध्वंस में अतिव्याप्ति के निवारण करने के लिए ध्वंस भिन्न यह विशेषण दिया गया। ध्वंस भिन्न यह विशेषण किस लिए दिया गया? ध्वंस में इस लक्षण की अतिव्याप्ति घटित हो जा रही। खाली अगर कह देते ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्यत्वम, तो ध्वंस मतलब घटत ध्वंस, ध्वंस मतलब मान लीजिए टेबल ध्वंस हो गया, ध्वंस मतलब दो चार ईंटा यहाँ ध्वंस हुई होगी, फोड़ी में फोड़ करके ध्वंस किया, ठीक, उन सब का ध्वंस हुआ। प्रतियोगी वो वस्तुएं हुई। अब प्रतियोगी ध्वंस भी, ध्वंस भी तो अप्रतियोगी हुआ, तो इस कारण ध्वंस में अप्रतियोगी ध्वंस भी होता है, तो उस ध्वंस में यह लक्षण घटित होने लगता, इसलिए ध्वंस भिन्न यह उदाहरण दिया। लक्षण में एक शब्द दिया गया ध्वंस भिन्न, ठीक। तो अब पूरा लक्षण नित्य किसे कहते हैं यह पूछा जाए आपसे, कोई पूछ ले आपके यहाँ, भाई नित्यत्व क्या है? पृथ्वी दो प्रकार की, नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी। आप कहते तो पर नित्य कौन सी पृथ्वी है? किस पृथ्वी को नित्य पृथ्वी कहते हैं? तो आप बताइए। नित्य वह है जो ध्वंस भिन्न हो और ध्वंस में अप्रतियोगी। यानी पृथ्वी का जो परमाणु रूप है, वह परमाणु रूप कभी उसका ध्वंस नहीं हो, तो वह ध्वंस अप्रतियोगी रहेगा, और ध्वंस से तो भिन्न है ही, वह ध्वंस से भिन्न भी है और ध्वंस में अप्रतियोगी रहेगा, तो वह बात लक्षण घटित हो जाए। अब देख लीजिए, घटादावति व्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम। अब ये बात क्या है? चलिए, आपको ध्वंसा प्रतियोगित्वम ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम यह लक्षण आप बनाए हैं ना नित्य का। नित्य का लक्षण क्या है? नित्यत्व किसे कहते हैं? तो ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम, ठीक, यह लक्षण बनाए। चलिए थोड़ा सा एक काम कर, ध्वंस भिन्नत्वे रखना जरूरी है ना लक्षण में, नहीं तो ये लक्षण ध्वंस में अतिव्याप्ति ग्रस्त होने लगता है ना। तो चलो ध्वंस भिन्नत्वे आपने क्यों रखा ये आपने बता दिया, पर ध्वंसा प्रतियोगित्वम क्यों रखा यह बता दीजिए। तो खाली अगर ध्वंस भिन्नत्वे लक्षण रखते, ध्वंस भिन्नत्वम नित्य, जो ध्वंस से भिन्न हो वह नित्य, जो ध्वंस से भिन्न हो यह नित्य है, ऐसा कह देते तो ये लेखनी ध्वंस है क्या? ये ध्वंस थोड़े ना है, तो एक लेखनी नामक द्रव्य है, ये भी ध्वंस से भिन्न है, ये भी नित्य होने लगे। ये हमारे चार्जर का ये डब्बा, ये भी तो ध्वंस नहीं है ना, ध्वंस से भिन्न है, तो ये भी नित्य होने लगे। केवल ध्वंस भिन्नत्वम नित्यत्वम कह देते तो जो ध्वंस से भिन्न है वह नित्य है, तो हम भी ध्वंस से भिन्न है, हम ध्वंस थोड़े ना है, हमारा नाम ध्वंस नहीं है ना, हम ध्वंस नहीं है यानी हम नित्य हो गए। तो इसीलिए कह रहे घट इत्यादि, घट भी ध्वंस नहीं है ना, घट इत्यादि में अतिव्याप्ति व लक्षण की घटित होने लग जाती, इसलिए विशेष वाला बात ये ध्वंसा प्रतियोगित्वम यह बात कही गई विशेष। देखिए कोई भी लक्षण कहा जाएगा उस लक्षण में एक एक शब्द की सार्थकता बताना ही पदकृत्य का, पदकृत्य एक एक शब्द की सार्थकता बताएगी। तो लक्षण क्या कह दिया? ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम यह लक्षण है, पर ध्वंस भिन्नत्वे सति क्यों दिया गया? क्योंकि ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाती। ध्वंसा प्रतियोगित्वम यह क्यों दे दिया? क्योंकि घट इत्यादि में अतिव्याप्ति। ठीक है, ये बात समझ गई। अब इसके बाद नित्य हो गया, तो जो नित्य नहीं वह अनित्य, ठीक, जो नित्य नहीं है वह नित्य है, वह क्या है? अनित्य है। अब देखिएगा, जैसे ये बात बता रहे हैं आगे, क्या विशेष दलम तक पढ़ लिए हैं, तो आगे देख लीजिए, बहुत बातें बीच में बची हैं। ध्वंसा प्रतियोगित्वम प्राग भाव प्रतियोगित्वम वा नित्यत्वम, ये जो बातें हैं ध्वंसा प्रतियोगित्वम प्राग भाव, अभी इसमें फिर यद भोगायतनम तदेव शरीरम, थोड़ा इधर करते हैं। हाँ चलिए, तो ध्वंसा प्रतियोगित्वम प्राग भाव प्रतियोगित्वम, प्राग भाव, या थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ मुझे दिखा, प्राग भाव प्रतियोगित्वम है। क्या पुस्तक लेके आए हैं? कोई पुस्तक तर्क संग्रह की लेके आए? पदकृत्य व्याख्या में देखिए, प्राग भाव प्रतियोगित्वम है या प्राग भावा प्रतियोगित्वम? प्राग भाव, अच्छा प्राग भाव, हाँ ठीक, प्राग भाव प्रतियोगित्वम। जैसे मान लीजिए आकाश है, नित्य है,
आकाश का प्रागभाव होता है क्या? आकाश का प्रागभाव तो होता नहीं। आकाश उत्पन्न होगा ऐसा तो होता नहीं। ठीक, तो ये प्राग भाव प्रतियोगित्व नहीं होना चाहिए, प्राग भावा प्रतियोगित्व होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। चाहे ध्वंस वाला चाहे प्राग भाव वाला, प्राग भाव भी अभाव है। जो उत्पत्ति से पहले वाला अभाव है वो प्राग भाव। तब भाई जिस वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं हुई, जो वस्तु अनादि है वही तो नित्य होता है। जिस वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं हुई उसका प्रागभाव कैसे? और अगर प्रागभाव नहीं तो प्रागभाव का प्रतियोगी कैसे? तो यहाँ प्रागभाव प्रतियोगित्व नहीं है, प्रागभावा प्रतियोगित्व है, ये समझिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट। ठीक है, तो जो इसे ध्वंस में अप्रतियोगी है वैसे प्रागभाव में भी जो अप्रतियोगी है वह, यानी जिसका कभी प्रागभाव नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए यहाँ मैं कल घड़ा खरीद के लेके आऊंगा, मान लीजिए, लेके नहीं आऊंगा, अभी थोड़ा पैसा खत्म हो गया है। ठीक, तो ये क्या है? घड़ा। मान लीजिए इसे घड़ा खरीद के लेके आऊंगा। ठीक, तो घड़ा खरीद के ले आऊंगा तो अभी तो घड़ा का अभाव है ना। कैसा अभाव है? प्राग। ठीक, या मान लीजिए कल हम यहाँ कुम्हार को ले आएंगे, कह देंगे घड़ा बनाओ। अब आज देखेंगे कैसे बनाते, पूरा अपना सिस्टम लेके आएगा, वो बैठेगा और घड़े की उत्पत्ति करेगा यहाँ। ठीक, तो जब तक उत्पन्न नहीं होगा घड़ा तब तक तो प्राग भाव है। प्राग भाव उसी का होता है जो वस्तु उत्पन्न होने वाली हो, कल उत्पन्न होगी या परसों उत्पन्न होगी या जब कभी भी उत्पन्न होगी, उसी का प्राग भाव है। तब बताइए कोई नित्य वस्तु ऐसी है जो अभी उसका प्राग भाव चल रहा है? ऐसी तो कोई नित्य वस्तु नहीं है। नित्य वस्तु, सभी नित्य वस्तुएं अनादि हैं, सदा सर्वदा से रहती हैं, सदा सर्वदा तक रहती है। जो वस्तु उत्पन्न होता है वह नित्य नहीं हो सकता। जिस वस्तु की भी उत्पत्ति होती है वह वस्तु अनित्य ही है, ये इतना स्पष्ट समझिए। ठीक है, तो अब प्राग भाव अप्रतियोगित्व, तो जो प्राग भाव में भी अप्रतियोगी रहे। अब जैसे घट का प्राग भाव, घट का प्राग भाव, नित्य का कोई प्राग भाव है नहीं, तो नित्य जो है वह प्राग भाव में अप्रतियोगी ही रहेगा। ये प्राग भाव अप्रतियोगित्व ही समझिए। ठीक है, अगर आपकी पुस्तक में भी हो तो वो सुधार। चलिए, अब शरीर क्या है, इंद्रिय क्या है और विषय क्या है? चलिए, नित्य और अनित्य बता दिया था। नित्या जो नित्य नहीं वह अनित्य। ठीक, यहां देखिएगा, तो ये मुझे लगता है ये ध्वंस प्रतियोगित्व लिखा है क्या? देखिएगा, ध्वंस प्रतियोगित्व लिखा है आपकी पुस्तक में, ध्वंसा प्रतियोगित्व लिखा है, तो ये गड़बड़ किए। अगर प्रागभाव प्रतियोगित्व कह दे रहे हैं और ध्वंस प्रतियोगित्व, तो ध्वंस प्रतियोगित्व कहना चाहिए, तो वानित्यत्व हम जोड़ लेते तो वह अनित्यत्व का लक्षण। ठीक, ऐसी मैंने संभावना की कि हो सकता है यह अनित्य का लक्षण बता रहा हो, तो इसलिए प्रागभाव प्रतियोगी कह दिया या ध्वंस प्रतियोगी कह दिया। जिसका प्राग, जो इसका प्रागभाव हो सकता है या जिसका ध्वंस हो सकता है वह अनित्य है, तो ये अनित्यत्व का लक्षण बता रहा हो सकता है। ठीक, इसलिए अगर ये दोनों एक है, ध्वंसा है कि ध्वंस है, ध्वंस है कि ध्वंसा, आपकी पुस्तक में क्या है? ध्वंस प्रतियोगित्व है ना, ये गड़बड़ है। ठीक, यहाँ आ की मात्रा गड़बड़ है, यह नित्य का लक्षण बता दिया। ठीक, अब अनित्य का लक्षण बता रहा है कि जो ध्वंस में प्रतियोगी हो, ठीक, जो ध्वंस में प्रतियोगी हो या प्रागभाव में जो प्रतियोगी हो वह अनित्य है, वह अनित्यत्व, ऐसा कहें, वह अनित्यत्व। तो वही जो ध्वंस में प्रतियोगी हो या प्रागभाव में प्रतियोगी हो वह अनित्य है। नित्य का ऐसा कोई लक्षण हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, तो जो समझ गए, यानी अब जैसे घट का प्रागभाव है कि नहीं, अभी कल हम खरीद लाएंगे, घट का अभी प्रागभाव है। हम जब अपने कमरे में बैठ के पढ़ाते थे टेबल पे, तो एक छोटा सा घट लेके रखे थे हम। न्याय शास्त्र जब तर्क शास्त्र पढ़ाना हो तो एक आइसक्रीम की कंपनी है वडीलाल, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, उस कंपनी का आइसक्रीम मिलता है,
वो मिट्टी के घड़े के टाइप में एक उस टाइप में घर मिलता है। तब हम छोटा था, उतना छोटा घड़ा कहीं मिलता नहीं था, तो वही आइसक्रीम ही ले लिए और आइसक्रीम खाने के बाद वो जो घड़ा बचा, वो घड़ा दिखाने के लिए देखो ये घट है, वो वो सबको पढ़ाना हो घट क्या है, तो सामने कैमरे के सामने रख रख के दिखाते थे। अब देखिए ये हमारे हाथ में घट है, अब नहीं रहा, अभाव हो। तो अब जैसे देख लीजिए यहाँ घट का भी प्राग अभाव है, ठीक, पर घट अगर आ गया तो अभाव समाप्त हो गया। प्राग अभाव में प्रतियोगी कौन है? घट, वह अनित्य है, अनित्यत्व का लक्षण ये है, ठीक है। अब बता रहे यद भोगायतनम तदेव शरीरम, यद भोगायतनम तदेव शरीरम, शरीर भाई नित्य और अनित्य बताया, तो अनित्य तीन तरह का प्रकार का होता है बताया था। अनित्यत्व जो होता है वह तीन प्रकार का होता है, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, यही तो बताया था, शरीर इंद्रिय विषय भेद। शरीर और इंद्रिय और विषय के रूप में तीन प्रकार का होता है। तो शरीर क्या है वो बता रहे हैं, यद भोगायतनम तदेव शरीरम चेष्टाश्रयो वा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ समझ लीजिएगा, इंद्रियमिति चक्षुरादावति व्याप्ति वारणाय, गंधग्राहकमिति कालादावति व्याप्ति वारणाय इंद्रियमिति, ठीक है। विषयति शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषय शरीरादावति व्याप्ति निराशय, ठीक। इसमें जो भी बहुत सारे विषय है ना, अभी पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा विलंब हो जाएगा, और यह वीडियो जो 8 बजे से इसको लाइव होना वो हो नहीं पाएगी, तो इसलिए भी इसको यहीं रोकते हैं। शरीर इंद्रिय विषय, इस विषय को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और अभी मुझे तुरंत यह रोक करके कहीं जाना भी है कुछ खरीदने, तो मैं तुरंत इसको पहले एडिटिंग चालू कर दूंगा, एडिटिंग करके दे दूंगा, ये प्रभु जी जाएंगे अपलोड कर देंगे वहाँ कमरे पे बैठ के, और फिर उसके बाद हम चले जाएंगे कुछ खरीदने जाना, ठीक है। तो अभी इस विषय को यहीं रोकते हैं, सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।